हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेग, संवेग एवं अपकेंद्री बल एवं अभिकेंद्री बल, इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम अर्थात इन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के नाम से भी जाना जाता है। और भौतिकी के पिता, न्यूटन को जो है भौतिकी के पिता बोला जाता है, फादर्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और 1687 ईस्वी में 1687 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कौन सी इनकी पुस्तक है? प्रिंसिपिया में इन्होंने 1687 में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात बाह्य बल लगाकर उसमें उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु है, वो अगर यहाँ पे एक स्थिर अवस्था में रखी हुई है, अगर गाड़ी है कोई तो खड़ी हुई है यहाँ पर, तो वह गाड़ी उसी तरह खड़ी रहेगी जब तक उसको स्टार्ट करके, इंजन को स्टार्ट करके आगे ना चलाया जाए या फिर किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ से धक्का ना दिया जाए। ठीक है, तब तक उसमें गति नहीं आएगी। जिस व्यक्ति द्वारा यहाँ से धक्का दिया जा रहा है वह बाह्य बल लगा रहा है, उसके द्वारा लगाया गया बल जो है वह न्यूटन के इस गाड़ी को मोशन प्रदान कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है। ठीक है, और ये जब तक, अगर इसके द्वारा व्यक्ति के द्वारा धक्का दिया जाता है तो जब तक चलती रहेगी जब तक इसमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आगे से आकर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आकर उसको रोका ना जाए। ठीक है, और इसी प्रकार अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम एवं जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नियम को गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है या फिर जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम एवं जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या फिर समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, स्थिर है या फिर समान गति की अवस्था में एक समान वेग से चल रही है तो इसी अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, और प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और प्रथम नियम, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है, इसी नियम के अनुसार बल की परिभाषा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बल की परिभाषा क्या होती है। बल तो आप लोग जानते ही होंगे, फोर्स इसे बोला जाता है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। तो बल वह बाह्य कारक होता है। बल क्या है? बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक का मतलब होता है किसी वस्तु में बाहर की तरफ से जो बल लगाया जाता है, चाहे वह गाड़ी के द्वारा लगाया जाए, इंसान के द्वारा लगाया जाए, या फिर किसी जानवर के द्वारा, किसी के थ्रू भी अगर बाहर से धक्का दिया जाता है तो उसे बाह्य बल बोलते हैं और बाह्य कारक कहलाता है। जब किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है तो या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है तो इसे बल बोलते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे अगर स्थिर है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। इसमें बाह्य बल लगाया गया तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन होकर वस्तु यहाँ पर चली गई, तो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा जो करता है उसे ही बल बोलते हैं। ठीक है, अब बल एक सदिश राशि होती है। राशियों का स्टडी हमने अभी आपको एक वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपने राशियों वाला वीडियो नहीं देखा है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है। किसी व्यक्ति को 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर कहाँ जाना है? उत्तर दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है या फिर दक्षिण दिशा में जाना है,
तो जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। किलोमीटर तो जाना है, लेकिन अगर दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, आप भटक जाओगे अपने लक्ष्य से। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आपके पेपर में हमेशा एसआई मात्रक ही पेपर में पूछा जाता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एवं सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन बोलते हैं, बल के सीजीएस मात्रक को डायन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि जड़त्व के इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है या फिर इनमें से कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तो जड़त्व का उदाहरण क्या होता है, जैसे ठहरी हुई मोटर या फिर रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जड़त्व की वजह से ही होता है। मतलब कोई गाड़ी अगर स्थिर है, आप लोग ने रियलाइज़ किया होगा जब आप बस में बैठे रहते हैं या ट्रेन में, तो कोई गाड़ी जैसे ट्रेन अचानक चल देती है तो व्यक्ति जैसे अपनी स्थिर अवस्था में वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ट्रेन के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्थिर अवस्था में बैठा, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ चलती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, तो जड़त्व की वजह से ही होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, कोई गाड़ी अगर चल रही है और अगर गाड़ी अचानक रुक गई तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो मोशन में होता है, मोशन की वजह से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, और कंबल को हाथ से पकड़कर उसे डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल जो होता है उसमें धूल के कण चिपके रहते हैं, और जैसे ही उसमें डंडा से पीटा जाता है तो धूल के कण जो चिपके हुए कण जो होते हैं वह गिर जाते हैं, तो वह जड़त्व की वजह से ही उसमें मोशन आ जाता है, जिसकी वजह से धूल के कण जो होते हैं वह गिर जाते हैं, कंबल से हट जाते हैं और कंबल साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, ठहरी हुई मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी और चलते हुए मोटरसाइकिल में इसमें पीछे की ओर झुकता है, इसमें आगे की ओर झुक जाता है, और कंबल को जब पकड़कर पीटते हैं तो उसके धूल के कण जो है गिर जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग संवेग क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और पेपर में यहाँ से पूछा भी जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है और संवेग का फार्मूला क्या होता है और ये कैसी राशि है। इन सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, अर्थात किसी व्यक्ति में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना ही संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यम किलोग्राम है, और उसका वेग, वेग क्या होता है, भी, अर्थात वेलोसिटी बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं या फिर मोमेंटम बोला जाता है। अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताया जा रहा है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, एसआई मात्रक की बात की जा रही तो किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इसका टोटल मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक होता है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अर्थात न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के नाम से भी जाना जाता है इसे। यदि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग, संवेग अभी हमने आपको बताया वेग गुणे द्रव्यमान होता है, एम भी इसे बोला जाता है, P बराबर एम बी, संवेग को P से डिनोट करते हैं तो P बराबर एम बी बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर, जब किसी वस्तु में परिवर्तन की दर अर्थात उसमें टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कार्य हो रहा है तो T से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एम इंटू भी अपन T कर देंगे इसे। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, अर्थात एम भी अपान टी जो है आरोपित बल के समानुपाती होती है, समानुपाते टी। ठीक है, समानुपाते एफ, बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद बता रहा है आपसे, बोल रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर
संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन जो होता है बल की दिशा में होता है, अर्थात बल जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है संवेग परिवर्तन होता है। अब यदि आरोपित बल F हो, उसमें किसी वस्तु में अगर आरोपित होने वाला बल F है और बल की दिशा उत्पन्न त्वरण एवं वस्तु के द्रव्यमान हो, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण एवं वस्तु का द्रव्यमान हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F समानुपाते, हमने अभी क्या बताया था आपको, F समानुपाते यमे, ठीक है ना। तो F बराबर यमे हो जाता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से इसे बल का व्यंजक बोला जाता है, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया, तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर mv/t। तो ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma, v/t की जगह हो जाएगा m और a। तो F बराबर ma एक फार्मूला निकल कर आ गया। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो ये एक बल का व्यंजक भी होता है, ठीक है। इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और प्रथम नियम और द्वितीय नियम का अभिन्न अंग होता है। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है उसे द्वितीय नियम का अभिन्न अंग बोलते हैं। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और F बराबर यमे होता है, यही बल का व्यंजक होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और बात देख लेते हैं हम लोग। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, अर्थात न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर अर्थात जो कोई काम किया जाता है उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम बोलते हैं। अब इसके उदाहरण से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। अर्थात बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। मतलब गोली तो आगे चल रही है, जैसे मान लो ये एक बंदूक है, से गोली तो आगे निकल कर जा रही है और व्यक्ति के कंधे में यहाँ पर रखी हुई है, तो गोली तो आगे निकल कर जा रही है, लेकिन व्यक्ति को झटका लगता है तो व्यक्ति पीछे की ओर मोशन करता है, ठीक है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, क्रिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और रिएक्शन जो है व्यक्ति के विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम को प्रूव करता है। इसी तरह नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना या फिर रॉकेट को उड़ाने में, ठीक है, ये जो अभी सभी एग्जांपल्स हमने आपको बताए ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम को प्रूव करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, ठीक है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, अगर कण का कोई समूह है उसमें कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो निकाय का कुल संवेग जो है कांस्टेंट रहता है। नियत रहना मतलब कांस्टेंट रहना, वो कभी नहीं बदलता। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग जो है बराबर होता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन और देख लेते हैं। अभी हमने आपको संवेग बताया, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन की दर ही संवेग कहलाता है। P बराबर mv होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग, इसे मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, उसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग आवेग। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अर्थात जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, मान लो कोई बहुत बड़ा बल है, मान लो आप 100 न्यूटन का बल है और किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। मतलब बल थोड़े समय के लिए कार्य किया और जो जिस समय अंतराल तक कार्य किया, इन दोनों का जो गुणनफल हुआ इसी को क्या बोलते हैं, आवेग बोला जाता है। और संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और अगर आवेग का फार्मूले की बात की जाए तो बल गुणे समय अंतराल बराबर क्या होता है, आवेग कहलाता है, ठीक है। और आवेग कैसी राशि होती है, आवेग एक सदिश राशि होती है।
और जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अर्थात बल जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में आवेग लगता है, अर्थात इसकी दिशा भी वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो इस तरह करके हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन आपको क्लियर कर दी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।